आग दिखाई नहीं दे रही, लेकिन धुआं दूर तक उठ रहा है। पूर्वोत्तर एशिया में चीन और जापान के बीच तनाव के बीच अब मामला सिर्फ मिसाइल, युद्धपोत और सेनाओं तक सीमित नहीं रहा है। चीन ने जापान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को लेकर ऐसा दावा किया है कि जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। चीन का कहना है कि जापान के पास करीब 44.4 टन अलग अलग किया हुआ प्लूटोनियम मौजूद है और इसी मात्रा के आधार पर चीनी राजदूत ने दावा किया है कि सैद्धांतिक तौर पर इससे करीब 5500 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। लेकिन ठहरिए, इसका मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि जापान के पास 5500 परमाणु बम तैयार रखे हुए हैं। तो फिर चीन ने यह दावा क्यों किया? जापान के पास इतना प्लूटोनियम आया कहां से? क्या जापान वाकई कभी परमाणु हथियार बना सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन और जापान के बीच अगला बड़ा टकराव परमाणु हथियारों की दौड़ की तरफ बढ़ सकता है? आज की इस रिपोर्ट में पूरी कहानी समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं सूरज झा। रूस में चीन के राजदूत जांग हनुई ने रूसी सरकारी समाचार एजेंसी टास से बातचीत में जापान की परमाणु क्षमता को लेकर चिंता जताई है। उनका दावा है कि 2024 के अंत तक जापान के पास करीब 44.4 टन अलग किया हुआ प्लूटोनियम था। चीन की तरफ से यह भी कहा गया कि जापान के पास इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन को दोबारा प्रोसेस करने और उसमें से प्लूटोनियम अलग करने की तकनीकी क्षमता मौजूद है। यानी चीन का तर्क यह है कि जापान के पास वह मटेरियल और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी मौजूद है जो भविष्य में परमाणु हथियार बनने की संभावित क्षमता दे सकती है। लेकिन यहां एक लाइन याद रखिए, क्षमता होना और हथियार बना लेना दोनों एक बात नहीं है। यही इस पूरी खबर की सबसे अहम बात है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये 44.4 टन प्लूटोनियम है क्या? प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। यह परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम ईंधन के इस्तेमाल के दौरान बन सकता है। जब इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन को दोबारा प्रोसेस किया जाता है तो उसमें मौजूद कुछ तत्वों को अलग किया जा सकता है। इसी प्रक्रिया को ब्रॉडली स्पेंट फ्यूल रीप्रोसेसिंग कहा जाता है। जापान ने दशकों से अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत इस्तेमाल किए गए ईंधन को रीप्रोसेस करने की व्यवस्था विकसित की है। इसी वजह से उसके पास प्लूटोनियम का बड़ा स्टॉकपाइल जमा है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आता है। चीनी राजदूत के मुताबिक करीब 44.4 टन प्लूटोनियम अलग किया जा चुका है। इसके अलावा करीब 191 टन प्लूटोनियम अभी इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन में मौजूद बताया गया है। लेकिन दोनों को एक साथ जोड़कर यह कहना है कि जापान के पास 235 टन तैयार प्लूटोनियम है, सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों की स्थिति अलग है। अब आते हैं उस आंकड़े पर जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है, 5500 परमाणु हथियार। चीन का यह आंकड़ा करीब 44.4 टन अलग किए गए प्लूटोनियम को आधार बनाकर लगाया गया है। सैद्धांतिक अनुमान है कि यानी यह गणना इस बात को लेकर है कि उपलब्ध मटेरियल को अगर पूरी तरह हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो टेक्टोनिकल वेपन्स पोटेंशियल कितना हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जापान के पास 5500 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ना ही इसका मतलब यह है कि जापान ने 5500 हथियार तैयार कर लिए, और ना ही इससे यह साबित होता है कि जापान अभी परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है। सीधी भाषा में समझिए, जेब में कच्चा माल होना और जेब में तैयार बम होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए इस खबर को समझने समय 5500 को जापान न्यूक्लियर एसेंशियल नहीं बल्कि टेक्टोनिकल वेपन्स पोटेंशियल के तौर पर देखना चाहिए। अब सवाल बड़ा, चीन को जापान की इस क्षमता से चिंता क्यों है? इसके पीछे एशिया की बदलती सेक्रेटरी सिचुएशंस है। चीन और जापान के बीच पहले से कई मुद्दों पर तनाव रहता है। इस चाइना सी में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है। दूसरी तरफ ताइवान को लेकर चीन और जापान के स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी अलग अलग है। जापान अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को लगातार मजबूत कर रहा है। ऐसे माहौल में चीन की चिंता यह है कि अगर भविष्य में जापान अपनी मौजूदा न्यूक्लियर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और मटेरियल को रीओपन प्रोग्राम की तरह मोड़ने का फैसला करता है तो ईस्ट एशिया के स्ट्रेटेजिक बैलेंस बदल सकता है। चीनी राजदूत ने इसी संभावित सिनेरियो को लेकर चिंता जताई है। उनके मुताबिक इससे नॉर्थ ईस्ट एशिया में न्यूक्लियर आर्म्स रेस का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह चीन की चिंता और असाइनमेंट है। इसका मतलब यह नहीं कि जापान ने परमाणु हथियार बनाने का फैसला कर लिया है। अब बात करते हैं जापान के ऑफिशियल न्यूक्लियर पॉलिसी की। जापान की परमाणु नीति के केंद्र में उसके 3 नॉन न्यूक्लियर प्रिंसिपल्स है। इनकी घोषणा 1967 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इसाकू सातो ने की थी और बाद में जापानी संसद ने इन्हें अपनाया। इन तीनों सिद्धांतों का सार है, जापान विल नॉट पोसेस न्यूक्लियर वेपन्स, यानी परमाणु हथियार नहीं रखेगा। दूसरा, जापान विल नॉट प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स, यानी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा।
और तीसरा, जापान विल नॉट परमिट न्यूक्लियर वेपन्स टू बी इंट्रोड्यूस इनटू जापान, यानी जापानी क्षेत्र में परमाणु हथियारों की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन सिद्धांतों के पीछे हिरोशिमा और नागासाकी की ऐतिहासिक त्रासदी का भी गहरा प्रभाव है। दुनिया में जापान ही वह देश है जिसने युद्ध के दौरान परमाणु हमलों की भयावहता को सीधे झेला है। इसी कारण जापान में न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर लंबे समय से एक अलग तरह की राजनीतिक और सामाजिक संवेदनशीलता रही है। अब आप पूछेंगे, अगर जापान परमाणु हथियार नहीं बनाता तो फिर उसके पास इतना प्लूटोनियम आया कैसे? इसका जवाब है सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। जापान ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए लंबे समय तक न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया। परमाणु रिएक्टरों में इस्तेमाल किए गए फ्यूल को रिप्रोसेस करने से प्लूटोनियम अलग किया जा सकता है। जापान का दावा है कि उसका प्लूटोनियम स्टॉकपाइल उसके सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम से जुड़ा है, यानी सिर्फ प्लूटोनियम मौजूद होने से यह निष्कर्ष नहीं निकल जा सकता कि कोई देश न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम चला रहा है। यही वजह है कि इंडस्ट्रियल न्यूक्लियर मॉनिटरिंग और सेफ्रीगार्ड्स में यह देखना महत्वपूर्ण होता है कि न्यूक्लियर मटेरियल का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। अब यहाँ एक टर्म समझना जरूरी है, न्यूक्लियर लेटेंसी या न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कैपेबिलिटी। इसका मतलब है ब्रॉडली ऐसी स्थिति है जहां किसी देश के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और मटेरियल मौजूद हो जिससे वह जरूरत पड़ने पर कंपैरेटिवली कम समय में मिलिट्री न्यूक्लियर कैपेबिलिटी विकसित करने की दिशा में जा सकता है। जापान को लेकर एक्सपर्ट्स लंबे समय से इसी सवाल पर चर्चा कर रहे हैं कि क्योंकि उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है और बड़ी मात्रा में सेपरेटेड प्लूटोनियम का स्टॉकपाइल भी है। लेकिन फिर वही बात, दरवाजा खुलने की क्षमता और दरवाजे से बाहर निकल जाना एक बात नहीं है। जापान की मौजूदा घोषित पॉलिसी परमाणु हथियारों के निर्माण के खिलाफ है, इसलिए जापान को आज की तारीख में न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट कहना गलत होगा। तो आखिर चीन इस मुद्दे को इतनी जोर से क्यों उठा रहा है? दरअसल इसके पीछे सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल नहीं है, इसके पीछे रीजनल पावर बैलेंस भी है। चीन एशिया में अपनी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को मजबूत कर रहा है। जापान भी अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। ताइवान स्ट्रीट, ईस्ट चाइना सी और इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक कंपटीशन लगातार बढ़ रही है। ऐसे में चीन का संदेश यह है कि अगर जापान भविष्य में न्यूक्लियर ऑप्शंस की तरफ बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ जापान संबंधों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरे ईस्ट एशिया सेक्रेटरी आर्किटेक्चर पर पड़ सकता है। तो पूरी खबर का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, जापान के पास 5500 परमाणु बम नहीं है। चीन ने करीब 44.4 टन सेपरेटेड प्लूटोनियम की मात्रा के आधार पर लगभग 5500 न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी का दावा किया है। जापान अभी भी परमाणु हथियार रखने या बनने की नीति से ऑफिशियली दूर है, लेकिन उसके पास मौजूद न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लूटोनियम स्टॉकपाइल की वजह से उसकी पोटेंशियल कैपेबिलिटी को लेकर बहस जरूर होती रही है। और यही वजह है कि चीन इस मुद्दे को लेकर चिंता जता रहा है, क्योंकि एशिया में पहले ही तनाव कम नहीं है और अगर इस तनाव में न्यूक्लियर रेस का एंगल जुड़ गया तो मामला सिर्फ चीन और जापान का नहीं हो रहेगा। कहावत है, चिंगारी छोटी हो सकती है लेकिन आग बड़ी लग सकती है। अब देखना होगा कि चीन के इस दावे पर जापान क्या प्रतिक्रिया देता है और आने वाले दिनों में ईस्ट एशिया की न्यूक्लियर पॉलिटिक्स किस दिशा में जाती है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़। नमस्कार।